हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस, और हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिया था। और आज चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। और इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। तो ये सब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ बियर विथ मी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट्स ABC एंड CDE। दोनों का रेडियस 100 मीटर्स दिया हुआ है और दोनों क्वार्टर सर्कल है, यानी कि सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो दिया एक साइकिल और एक आदमी जो चला रहा है, दोनों का मास मिला करके टोटल मास इज़ 100 kgs, और वो एक कांस्टेंट 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड होता है। तो मुझे पहले निकालना है ए पार्ट में। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द सर्कल व्हेन द साइकिल इज़ एट पोजीशन B एंड एट D। तो B और D पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालना है मुझे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले एट B पे देखते हैं। एट B पे क्या हो रहा होगा। B पे जो मेरा पाथ है वो कुछ ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। तो फिर और इसका वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। सबसे पहले तो इसका वेट mg विच इज़ 1000 न्यूटन्स, 100 × 10। ग्रेविटी को मैंने 10 मीटर्स पर सेकेंड लिया है, और जो कि दिया हुआ भी है। एक नॉर्मल रिएक्शन n, और सर्कुलर मोशन है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ रहा होगा, विच विल बी इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से हम जब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो n विल बी इक्वल टू mv²/r अपॉन माइनस n विल बी इक्वल टू mg माइनस mv²/r माइनस mv²/r। और इसका वैल्यू जो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 100 × 25 अपॉन रेडियस इज़ 100, तो दिस विल बी 25 न्यूटन्स। तो दिस विल बी 1000 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 975 न्यूटन्स। और सिमिलरली एट द रेट पोजीशन D पे जब हम निकालेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा ब्लॉक है वो कुछ ऐसे पाथ पे जा रहा है। तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर। दिस विल बी ऑल्सो 25 न्यूटन्स। एक इसका खुद का वेट लग रहा होगा 1000 न्यूटन्स का, और एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से। तो यहाँ पे जो n आ जाएगा दैट विल बी mg प्लस mv²/r। दिस विल बी इक्वल टू 1000 प्लस 25 1025 न्यूटन्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं B। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज़ एट B, C एंड D। तो B, C और D पे मुझे बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। तो पार्ट B एट B पे देखिए, फिर से कुछ ऐसा मेरा ब्लॉक है, ये इधर जा रहा है, पाथ इसका कुछ ऐसा है, ये V से जा रहा है, ठीक है। इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। इसका वेट mg, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और एक नॉर्मल रिएक्शन n। और सिंस ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। तो जब कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होगा तो फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0। सिमिलरली एट D पे भी क्या होगा, D पे मेरा ब्लॉक कुछ ऐसे पाथ पे जा रहा है, और यहाँ पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो सारे फोर्सेस मेरे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। एक इस तरफ mv²/r, नीचे में mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन n। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, या फिर बोलूँ तो अलोंग द प्लेन कोई फोर्स नहीं है। तो अलोंग द प्लेन कोई फोर्स नहीं है
तो फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा अलॉन्ग द प्लेन वो भी ज़ीरो होगा। और देखिए पॉइंट सी, देखिए पॉइंट सी थोड़ा मज़ेदार केस है। सी पे क्या हो रहा होगा, सी पे मेरा ब्लॉक कुछ ऐसे है। पहले तो सी का एक बात समझिए, एंगल कितना पे है। यहाँ पे जब ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है मेरा साइकिल, और इसको मैं एक ब्लॉक की तरह दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो मेरा ये एंगल होगा, दिस इज़ हाफ एंगल, तो 45 डिग्री, 90 का आधा, तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए नीचे की तरफ एम जी एक्ट कर रहा है, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम जी कॉस 45 और अलॉन्ग द प्लेन एम जी साइन 45 एक्ट कर रहा होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन एन और कुछ ना कुछ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। वो डिपेंड करेगा कि ऊपर एक्ट कर रहा है या नीचे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये सी, पॉइंट सी के थोड़ा सा पहले है या थोड़ा सा बाद है। जब ये एग्जैक्टली सी पे होगा ना, तो वो पॉइंट कंटिन्यूअस होने के कारण वहाँ पे कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो प्लेन होगा, कोई सर्कुलर मोशन नहीं एक्ट कर रहा होगा जिस एग्जैक्टली पॉइंट सी पे बात करें तो। और अगर सी के थोड़ा सा पहले बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ, और सी के थोड़ा सा बाद बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये अलॉन्ग द प्लेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है और अलॉन्ग द प्लेन आगे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी एट बैक f, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब फोर्सेस जो है अलॉन्ग द प्लेन विल बी बैलेंस्ड, तो f शुड बी इक्वल टू mg sin 45 डिग्री एंड दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 707 न्यूटन्स। नाउ पार्ट सी क्या कह रहा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी। देखिए फिर से वही बात, सी के जस्ट पहले क्या हो रहा होगा, सी के जस्ट पहले यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ऊपर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, तो ऊपर की ओर लगा देते हैं mv²/r। नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की ओर एक्ट करेगा, अलॉन्ग द प्लेन विल एक्ट mg sin 45 और परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg sin 45 डिग्री। तो यहाँ से जब हम नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू mg sin 45 डिग्री प्लस mv²/r विच विल बी इक्वल टू 707 प्लस mv²/r इज़ 25। तो आई एम सॉरी, ये प्लस नहीं है, माइनस होगा। तो दिस विल बी 682 न्यूटन्स। और सिमिलरली जब दूसरे पार्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे n विल बी इक्वल टू mg sin 45, बीच में बस प्लस आ जाएगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो दिस विल बी 707 प्लस 25 विच विल बी इक्वल टू 732 न्यूटन्स। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखते हैं डी। तो लास्ट पार्ट डी में मेरे से क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड टायर विच विल इंश्योर द साइक्लिस्ट कैन मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से थ्रू आउट ये मूव कर रहा है, यानी कि अलॉन्ग द प्लेन जो फोर्स, ये वेट का जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, दिस शुड बी बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन। तो उसके लिए कितना मिनिमम कोफिशिएंट लेना पड़ेगा मुझे। तो देखिए पार्ट डी, सबसे पहले बिफोर सी जब हो मेरा ब्लॉक होगा, तो उस टाइम पे मेरा FBD कैसा होगा। FBD कुछ ऐसा होगा, ऊपर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा,
फिर नीचे की ओर mg cos 45, सॉरी दिस इज़ cos, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता cos ले या sin ले, 45 डिग्री पे दोनों सेम ही होता है, बट स्टिल हम लोग आप इंजीनियरिंग फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा ग्राउंड लगाएगा ऑन द ब्लॉक, ऑन द सरफेस। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर म्यू एन एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू एन शुड बी इक्वल टू एम जी साइन 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से म्यू शुड बी इक्वल टू एम जी साइन 45 कितना होता है 707 अपॉन, बिफोर सी वाले केस में मेरा एन कितना था, दिस वॉज 682, तो ये कुछ आ जाएगा। सिमिलरली जब सी जस्ट आफ्टर सी देखेंगे तो फिर से म्यू एन शुड बी इक्वल टू एम जी साइन 45 डिग्री, बट यहाँ म्यू का वैल्यू चेंज हो गया है। कितना हो गया म्यू का वैल्यू, क्योंकि एन का वैल्यू चेंज हुआ है। एन इज़ हेयर 732 न्यूटन्स, यहाँ पे 732, तो यहाँ से मेरा एन का वैल्यू म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1.037। ठीक है, तो और यहाँ पे म्यू का वैल्यू आ जाएगा अपॉन 732 0.97। तो देखिए मुझे म्यू कितना लेना पड़ेगा। अब मिनिमम म्यू पूछा है तो बच्चे सोचेंगे कि मिनिमम म्यू तो ये वाला है, तो ये आंसर टिक करके आ जाएंगे, बट नहीं, मिनिमम म्यू मुझे इतना लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं म्यू 0.97 लेता हूँ ना, तो 0.97 लेता हूँ तो म्यू सी के बिफोर क्या होगा कि ये वाला जो म्यू इंटू एन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम जी साइन 45 को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा ये एम जी साइन 45 से कम होगा और मेरा साइकिल का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और 1.037 लेंगे तो बिफोर सी तो बैलेंस हो गया, और आफ्टर सी क्या होगा, दिस म्यू एन दैट इज़ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर देन एम जी साइन 45, तो फ्रिक्शन विल सेल्फ एडजस्ट और ये एम जी साइन 45 के इक्वल एक्ट करने लगेगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इन अ चिल्ड्रन पार्क अ हैवी रॉड इज pivoted at the center and is made to rotate about the pivot so that the rod always remains horizontal. Two kids hold the rod near ends and thus rotate with the rod. Let the mass of each kid be 15 kgs. The distance between points of the rod where the two kids should hold be 3 meters, and suppose that the rod rotates at a rate of n equals to 20 rpm, यानी कि ओमेगा कितना होगा 20 इंटू एक रोटेशन में 2 पाई रेडियंस होता है और पर मिनट इज़ 60 सेकेंड्स, तो दिस विल बी 4 पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड। तो मुझे पता करना है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द किड्स। ठीक है, तो कोई एक किड का हम लोग एफबीडी बना लेंगे। इसे मैं ब्लॉक से दिखा रहा हूँ। किड को, जो बच्चा है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा होगा, फिर जो रॉड है एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, एंड अब ये गोल गोल घूम रहा है जब, तो इस पर स्यूडो फोर्स बाहर की ओर एक्ट करेगा। तो बाहर की ओर एक स्यूडो फोर्स दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और बाहर की तरफ एक्ट करता है रॉड इस पर फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा, अंदर की ओर लगाएगा, विच विल बी इक्वल टू म्यू एन नहीं, बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो मैं इसे F से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट विल बी F विल बी m ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका वैल्यूज़ कितना आ जाएगा, m इज़ 15 kgs, ओमेगा स्क्वायर इज़ 4/9 पाई स्क्वायर इंटू रेडियस विल बी, रेडियस ये डिस्टेंस इज़ 1.5, पूरा 3 है तो आधा इसका 1.5 यानी कि 3/2, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 पाई स्क्वायर न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, a hemispherical bowl of radius r is rotated about its axis of symmetry which is kept vertical.
अ स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट इन द बॉल एट अ पोजीशन वेयर द रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, यानी कि एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे जिसका जो रेडियस वेक्टर है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से ये ब्लॉक कितना एंगल बना रहा होगा, ये चीज़ देखना आप। ये हॉरिजॉन्टल से भी थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो द फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दिया है मेरे पास म्यू, फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप। तो देखिए मैंने ये पहले बैंकिंग ऑफ रोड वाले में ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन, नॉट ये क्वेश्चन। उसमें मेरा कार मूव कर रहा था, इसमें मेरा पूरा बॉल मूव कर रहा है, बस वही फ़र्क है। दोनों के FBD बिल्कुल सेम बनेंगे, ठीक है। इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, स्यूडो फोर्स, दैट विल बी mv²/r। अब मुझसे पूछा है वेलोसिटी या फिर जो ओमेगा है वो कितना होना चाहिए, रेंज पूछा है। तो ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक का टेंडेंसी ऊपर को स्लिप करने को होगा, और ओमेगा अगर बहुत कम हो गया तो ब्लॉक नीचे की ओर स्लिप करने लगेगा। तो यही ओमेगा का रेंज पूछा है ताकि मेरा ब्लॉक स्लिप ना करे। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आई होप आपको वो फार्मूला याद हो, कि V शुड बी इन द रेंज ऑफ रूट अंडर GR tan थीटा प्लस म्यू से लेके GR tan थीटा माइनस म्यू, सॉरी नॉट म्यू, फाई, जहाँ पे फाई को कैसे डिफाइन करते हैं, tan फाई, फाई इज़ एक्चुअली द एंगल ऑफ रिपोज एंड म्यू इज़ इक्वल्स टू tan फाई, ठीक है। तो मेरे से ओमेगा का रेंज पूछा है, तो ओमेगा का रेंज जानने के लिए दोनों को हम, और ये एक्चुअली कैपिटल R नहीं होगा क्योंकि मेरा ब्लॉक जो है वो इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है, तो दिस शुड बी R, स्मॉल r, एंड दिस स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा, ठीक है। तो स्मॉल r लिख देते हैं। अब ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज़ V/R, तो इसे R से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे अंडर रूट के अंदर जाके R² हो जाएगा, तो ये एक R विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो ओमेगा का रेंज मेरे पास आ जाएगा √G/R साइन थीटा, और ये tan थीटा प्लस फाई, इसको हम एक्सपैंड करेंगे जब, तो क्या होता है, tan A प्लस B का फॉर्मूला, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। सिमिलरली इस साइड में G/R साइन थीटा tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अब इसके बाद सिंपल हो गया, tan फाई को हम लोग म्यू पुट कर देंगे और tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो वो सारे सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी G/R साइन थीटा, दिस विल बी साइन थीटा, या फिर ऊपर नीचे सिंपली कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस देखना, मैंने ये प्रूफ करा चुका हूँ। प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इस साइड में G/R साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, देखिए, अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल जिसको प्रोजेक्ट किया है u स्पीड से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये कुछ ऐसे पैराबोलिक में जाएगा, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी में। पूछा है मेरे से
कि टॉप पार्ट को अगर हम सर्कल कंसिडर कर रहे हैं तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, टॉप पार्ट पे पहले आप बता दो वेलोसिटी कितना होगा, तो दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, और अब टॉप पार्ट पे मेरे फोर्सेस क्या एक्ट कर रहे होंगे, नीचे में सिर्फ mg एक्ट कर रहा होगा, और ये सर्कुलर पाथ पे है तो अवे फ्रॉम द सेंटर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, डैट विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। व्हाट इज़ v, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r। और सर्कुलर पाथ मेंटेन होने के लिए ये फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, यानी कि mg शुड बी इक्वल टू mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r। so r will be equal to m and m will be cancelled out, u square cos square theta upon g। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। What is the radius of the curvature of the parabola traced out by the projectile in the previous problem at a point where the particle velocity makes an angle theta by 2 with the horizontal। तो देखिए इसमें क्या पूछा है मेरे से, ऐसे मैंने प्रोजेक्ट तो कर दिया u स्पीड से, तो ये ऐसे एक पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, तो उस पाथ पे मेरे से रेडियस पूछा है उस पॉइंट पे जहाँ पे ये जो वेलोसिटी वेक्टर है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, दिस इज़ थीटा, ये थीटा बाई 2 बना रहा होगा। तो कैसे बताएंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या होगा, u कॉस थीटा होगा इस साइड में कंपोनेंट, इस साइड में कंपोनेंट कितना होगा v कॉस थीटा बाई 2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो बोथ द वेलोसिटी शुड बी इक्वल, u कॉस थीटा इक्वल्स टू v कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से v आ गया मेरे पास, व्हाट विल बी v, u कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए अब ये पार्टिकल है, ये v स्पीड से जा रहा है इस तरफ, दिस एंगल इज थीटा बाई 2। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे की तरफ mg कॉस थीटा बाई 2, पीछे की ओर mg साइन थीटा बाई 2, और सर्कुलर पाथ है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, दैट विल बी mv स्क्वायर अपॉन r। अब सिंपल मुझे जो सर्कल के रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करना है और r का वैल्यू निकाल लूँगा मैं। तो क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा बाई 2, m and m will be cancelled out, r will be equal to v square upon g cos थीटा बाई 2। एंड व्हाट इज़ v, v हमने निकाल चुका है यहाँ से, दिस इज़ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये cos थीटा यानी कि ये cos क्यूब थीटा बाई 2 बन जाएगा, और एक g का टर्म, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। A block of mass m moves on a horizontal circle against the wall of the cylindrical room of radius r. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between wall and the block is mu। यानी कि मेरा wall रफ है लेकिन floor smooth है, and the block is given an initial speed v naught। इनिशियल इसको एक स्पीड दे दिया है मैंने ब्लॉक को v naught। ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये मैं इसे और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये ऐसे अलॉन्ग द प्लेन, मतलब वॉल के टेंजेंशियल में दिया है। नाउ एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड v, द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। पहले ये पार्ट देखते हैं, हम इसका टॉप व्यू बना लेंगे। ठीक है, इस ब्लॉक का टॉप व्यू, ये इसका टॉप व्यू होगा, और ये कुछ ऐसे सर्कल में मूव कर रहा होगा। सर्कल में ऐसे कुछ मान लिया मूव कर रहा है ये ब्लॉक, जब ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ये। और किसी भी पॉइंट पे इनिशियल स्पीड v नॉट दिया है, बट मेरा वॉल रफ है तो जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा इसका स्पीड डिक्रीज़ करेगा। तो किसी भी एक जनरल टाइम t पे मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कुछ v है। ठीक है,
तो अब इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। ये मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देख रहा हूँ, तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही मैं मार्क करूँगा। वर्टिकल जो फोर्सेस होते हैं, जैसे जो वेट होता है और ग्राउंड के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो यहाँ पे एक्ट करेगा, लेकिन इस डायग्राम में मैं नहीं दिखाऊंगा उसे, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक निकालना है मुझे। तो पहले तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, mv² अपॉन r, और नॉर्मल फोर्स जो वॉल एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू n। तो सिंपल, अलोंग द वॉल भी एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू n, या फ्रिक्शन म्यू एन ही एक्ट करेगा, क्योंकि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होता है वो एक्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे n का वैल्यू मिल गया, n विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r। अब देखिए, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, इसके कारण एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा, कुछ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन a। रिटार्डिंग फोर्स तो फ्रिक्शन ही है, तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कुछ a आ रहा होगा। पार्ट ए का आंसर मेरा आ गया। पार्ट बी, द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू एन ही तो है। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एन विच विल इक्वल टू म्यू mv² अपॉन r। पार्ट सी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, at विल बी, दिस इज at विल बी, जो टेंजेंशियल फोर्स कितना है दैट इज़ म्यू एन अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक m, यानी कि फ्रिक्शन अपॉन m जब पुट करेंगे तो ये म्यू v² अपॉन r आ जाएगा। एंड माइंड करना कि ये जो इसका साइन है दिस इज़ नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट कर रहा है, दिस इज़ अ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डी में बोल रहा है, इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू ऑब्टेन स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के बाद स्पीड कितना हो जाएगा ब्लॉक का। तो देखिए, मुझे मालूम है एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल्स टू dv/dt होता है, at स्पीड का डिफ्रेंशिएशन, और इसको मैं फर्दर v dv अपॉन ds भी लिख सकता हूँ। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी और डिस्टेंस में एक रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं ये वाला रिलेशन यूज़ करूँगा, यानी कि at इक्वल्स टू v dv अपॉन ds। तो चलिए हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ at। at इज़ माइनस म्यू v² अपॉन r, ये माइनस लगाया क्योंकि ये एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, v dv अपॉन ds। एक v विल बी कैंसल्ड आउट। फर्दर इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो दिस विल बी dv अपॉन v इक्वल टू माइनस म्यू ds अपॉन r। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। मुझे पता है जब डिस्टेंस ज़ीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ v0, और जब डिस्टेंस 1 रिवॉल्यूशन के बाद कितना हो जाएगा 2πr पे मुझे डिस्टेंस बताना है जो कि v है। अब dv अपॉन v 1/v का इंटीग्रेशन इज़ ln v, एंड ds का इंटीग्रेशन विल बी s। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो दिस विल बी ln v/v0 इक्वल टू माइनस म्यू इंटू 2πr अपॉन r। ये r और r विल बी कैंसल्ड आउट। यहाँ से v अपॉन v0 क्या आ जाएगा, v अपॉन v0 विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2π इंटू म्यू, एंड फर्दर v विल बी इक्वल टू v0 e टू द पावर माइनस 2π इंटू म्यू, एंड दिस इज़ द आंसर। यानी कि जो मेरा वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। एक्सपोनेंशियली कैसे डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है।
Next, question number 28. A table with smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular velocity of radius r and smooth groove AB of length L, और दिया है कि L is very very smaller than R. ठीक है, ये जो लेंथ है ये रेडियस के मुकाबले बहुत ही छोटा है. The groove makes an angle theta with the OA of the circle in which the cabin rotates. A small particle is kept at point A in the groove and is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach the point B. तो यहाँ से बोला है कि एक पार्टिकल को मैंने यहाँ A पे रख दिया है और ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है. तो रोटेट कर रहा होगा तो ये पार्टिकल फिर आगे को मूव करेगा. ये पूरा आगे को मूव करके B पॉइंट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, और AB का लेंथ L दे दिया है मुझे. ठीक है, तो चलिए ये जो पार्टिकल A है इसका हम थोड़ा FBD बना के देखते हैं. देखिए अब ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है तो अवे फ्रॉम द सेंटर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r. अब आप बोलोगे कि सर ये जब आगे मूव करेगा तो इसका जो सेंटर के साथ डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तब तो रेडियस वेरिएबल होना चाहिए. देखिए तो सेंटर के साथ चेंज हो रहा है वो कुछ L के टर्म्स में चेंज हो रहा होगा, और मेरे को क्वेश्चन में दे दिया कि L जो है वो बहुत ही छोटा है रेडियस के मुकाबले. तो हम वो जो चेंज है ना उसको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है वेरी वेरी स्मॉल. अगर ऐसा वेरी वेरी स्मॉल दिया रहेगा तो मतलब इस जहाँ भी R प्लस L या फिर ऐसा कुछ टर्म आएगा वहाँ हम L को नेगलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और ये दिया है कि ये ग्रूव है, ये ग्रूव में मूव कर रहा है. ठीक है, तो ग्रूव जो है कुछ ना कुछ एक नॉर्मल नेट नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा N, एंड दिस एंगल इज़ थीटा. तो इस तरफ जो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा. ठीक है, सॉरी ये थीटा नहीं है एक्चुअली, थीटा एंगल ये है तो दिस विल बी कॉस थीटा. तो इस तरफ कुछ एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, वो जो फोर्स है अपॉन मास, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा को r से m से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, डेट इज़ ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा. बस अब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाना है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, फाइनल मुझे L लेंथ कवर करना है, हाफ a इज़ ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से मैं टाइम का वैल्यू फिर पता चल जाएगा मुझे रूट अंडर 2L अपॉन ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा, एंड दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है कि अ कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड, इज़ टेकिंग अ टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर्स. अ स्मॉल वुडन प्लेट इज़ केप्ट ऑन द सीट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द रोड, यानी कि एक स्मॉल वुडन प्लेट रखा है, यहाँ पे मैंने दिखाया है ऐसे, जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर में है, और एक स्मॉल ब्लॉक भी रखा हुआ है 100 ग्राम जिसका मास है. ये ब्लॉक है 100 ग्राम मास का. सो द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेट इज़ म्यू, मुझे दे दिया है 0.58, प्लेट और ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट. तो फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक. फिर से वही ब्लॉक देख लेते हैं, ब्लॉक का FBD. ये भी आगे की तरफ जाएगा कार के साथ साथ 10 मीटर्स पर सेकंड के साथ. अब ये फिर से एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो मैं ये टॉप व्यू देख रहा हूँ, तो इसमें जो वर्टिकल फोर्सेस होंगे वेट वाले वो सब एक्ट नहीं कर रहे होंगे. तो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, और प्लेट के साथ ये कांटेक्ट पे है तो प्लेट एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n. तो यहाँ पे n विल बी इक्वल टू
एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जब, तो m इज़ 0.1 kgs इंटू वी स्क्वायर इज़ 100 अपॉन r इज़ 50, दिस इज़ 0.2 न्यूटन्स। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी क्या बोल रहा है, प्लेट इज स्लोली टर्न्ड सो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द रोड स्लोली इंक्रीजेज। तो फाइंड द एंगल एट विच द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट। तो प्लेट को मैंने कुछ टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा टर्न किया है, सच दैट इसका जो नॉर्मल वेक्टर है रेडियस के साथ एक थीटा एंगल बना लिया। तो ये जो प्लेट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ भी थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। और यहाँ जो ब्लॉक रखा हुआ है ये स्लाइड करना चालू कर दिया, तो मुझे बताना है ये थीटा कितना होगा, ठीक है। अभी भी ये सर्कुलर पाथ तो ऐसे ही जा रहा होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर ही एक्ट करेगा मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। चेंज होगा तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा कुछ इस साइड एन। तो अब मैं फोर्सेस को अलोंग द प्लेट और परपेंडिकुलर टू द प्लेट में तोड़ देता हूँ। तो अलोंग द प्लेट क्या फोर्स एक्ट करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, दिस एंगल इज थीटा। परपेंडिकुलर टू द प्लेट में एक्ट करेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, और एक फिक्शन जो अपोज कर रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू, लिमिटिंग केस है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट करेगा म्यू एन। बस अब फोर्सेस के इक्वेशन लिख लीजिए। परपेंडिकुलर तो प्लेन में देखेंगे तो एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, दूसरा म्यू एन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो म्यू विल बी इक्वल टू कॉट थीटा। तो थीटा इज़ कॉट इनवर्स म्यू दैट इज़ 0.58, और जब आप इसे देखोगे तो दिस विल बी अराउंड 30 डिग्रीज एंड दिस इज़ द आंसर। जस्ट अ सेकेंड, शायद मैं बस एक चीज़ वेरीफाई कर रहा हूँ। मैं होप करता हूँ आपको ये पूरा जो सीरीज़ है आपको पसंद आया होगा। हाँ तो फिर एक सेकेंड, द प्लेट इज स्लोली टर्न्ड सो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट एंड रेडियस इज सॉरी, ये दोनों मैंने रिवर्स कर दिया एक्चुअली में। ठीक है, इस एक्ट ऐसे एक्ट करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर में एक प्लेट ड्रॉ किया है, हाँ, दिस एंगल वोंट बी थीटा। तो थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा एक्चुअली में ये एंगल होगा थीटा। दिस एंगल विल बी थीटा। कैसे, तो देखिए ये रेडियल है। आप सिंपल मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री से आप देखोगे ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। तो जब फोर्सेस को हम तोड़ेंगे तो दिस विल बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी साइन थीटा कंपोनेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा एन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा एंड म्यू एन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे
तो म्यू विल बी इक्वल टू tan theta and theta will be equal to tan inverse 0.58 and this is equal to 30 डिग्री। मेरे को ये डाउट था कि cot inverse 0.58 30 डिग्री नहीं होता है, tan inverse 0.58 30 डिग्री के अराउंड होता है। तो इसलिए मैंने ज्योमेट्री को रीचेक किया और देखा कि एक्चुअल में ये एंगल थीटा आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि मेरा एक पॉलीमास सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम जो है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका मासेस दिया है, एक मास है m, दूसरा मास है 2m। ठीक है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है फिर से, तो जो वर्टिकल जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा वो इस में नहीं दिखाएंगे और वो रोल प्ले करेगा भी नहीं, क्योंकि पूरा जो मैं मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में गिवन है और उसी में एनालाइज भी करना है। तो चलिए, पहला जो मास है m, ये भी सर्कुलर मोशन में जाएगा, तो इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, एक टेंशन फोर्स T और एक एक्सेलरेशन a। देखिए इसमें क्या बोला ना कि मैं अंदर से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो जब अंदर से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कुछ नहीं, एक स्यूडो फोर्स ही है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लगाया हूँ। और दूसरा ब्लॉक पे भी एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, दिस विल बी 2m ओमेगा स्क्वायर r, इसका मास 2m है क्योंकि, और इस पर भी एक टेंशन, सेम टेंशन T एक्ट करेगा और इसका एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ, क्योंकि मैंने माना है ये एक्सेलरेशन ब्लॉक ऊपर की ओर मूव कर रहा है और ये एक्सेलरेशन A से नीचे की ओर। बस अब इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना है और वहाँ से आंसर निकालना है। तो पहला T माइनस m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू ma, दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, और 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस T इज इक्वल्स टू 2ma, ये दूसरा इक्वेशन। तो पहले 1 प्लस 2 कर दिया मैंने, तो टेंशन T जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r विल बी इक्वल टू 3ma। यहाँ से एक्सेलरेशन विल बी कम आउट एज ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 3। और दूसरा टेंशन निकालना है मुझे, तो टेंशन T पता है मुझे, m इक्वेशन 1 से m ओमेगा स्क्वायर r प्लस ma, और a का वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 3, तो ये मुझे मिल जाएगा 4/3 m ओमेगा स्क्वायर r, एंड दिस इज़ द आंसर। और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है एंड मैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट फिर लाऊंगा जो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है। वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। आई होप आपको मज़ा आएगा। और अभी तक जो भी 1-2 लोग मेरे साथ सीरीज़ में बने हुए हैं, अगर वो पूरा वीडियोस देखे होंगे तो उनको मज़ा आ रहा होगा अभी फिज़िक्स में, सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी प्रिपरेशंस करते रहें।